स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 6 मार्क्स के लिए आपके सिलेबस को कवर करेगा मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर इज, इसमें हमें बेसिकली पढ़ना है एक तो मनी के बारे में और दूसरा पूरे बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम के बारे में जो इंडिया में लीड करता है। ओके, तो फर्स्ट आप मनी के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ेंगे, इसके साथ ही आप बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम जो कि आप पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, मे बी इन क्लास 10। यस, ठीक है। बार्टर सिस्टम से अब क्वेश्चंस तो आते नहीं है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरा चैप्टर 6 मार्क्स का कवर करेगा, ठीक है। और 6 मार्क्स में मान के चलिए कि 2 मार्क्स के इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स वाले, और 3 to 4 मार्क्स के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। 6 मार्क का कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। ओके, यस मैम। ओके, तो पढ़ेंगे इसमें हम फंक्शंस ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ द मनी, देन डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, देन मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम, limits to credit creation and money multiplier, and policy tools to control money supply। अच्छा, अब इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें सप्लाई ऑफ मनी का जो पार्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट है। आप चाहो तो अपने पास नोट डाउन करते जाइए। ओके, आफ्टर दैट मनी क्रिएशन, इसके ऊपर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली निकलता है और इसके आने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। बाय द बैंकिंग सिस्टम, ये दो टॉपिक हुए इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट द पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, मतलब इकोनॉमी में जो मनी है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कैसे लॉक किया जा सकता है अगर मनी का सप्लाई ज्यादा हो, और अगर मनी का सप्लाई कम है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो भी मेजर्स और पॉलिसीज यूज किए जाते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मनी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल as a medium of exchange and at the same time acts as a measure, store of value and standard or deferred payments। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो देखो कि आप इजी टर्म में लिख सकते हो मनी क्या है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि एक्सेप्टेबल है, मतलब ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे पुराने 500 या 1000 के नोट्स को अगर आपको कोई एक्सचेंज करना चाहे तो आप उसको लोगे क्या, एज मनी? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टेबल अब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि एक्सेप्टेबल हो एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मेजर मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बार्टर सिस्टम में, जो कि पॉसिबल नहीं था, है ना। इसके अलावा स्टोर ऑफ वैल्यू, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं मनी को, ठीक है। स्टोर करके रखेंगे तो भी हमारे पास उसकी वैल्यू रहेगी। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, कई बार हमें बाद में पेमेंट्स करने की जरूरत रहती है या सिर्फ पेमेंट करने के लिए जो यूज किया जाता है उसके लिए भी यूज किया जाता है। बेसिकली अगर मनी का आपसे क्या पूछा जाता है 1 मार्क के लिए, अगर आपको मनी का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आपको पूरी मनी के डेफिनेशन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, यस मैम। आफ्टर दैट फंक्शंस ऑफ मनी, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें से क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं फिर भी, लेकिन आपके सिलेबस में, इसलिए मैं आपको कवर करवा दे रही हूँ। फर्स्ट इसके 3 अलग अलग फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिंजेंट फंक्शंस, ठीक है। तीनों फंक्शंस के अंदर कुछ और फंक्शंस भी है, उसको देख लेते हैं। पहला तो है प्राइमरी फंक्शंस में जो उसके मेन फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो उसके डेफिनेशन में हमने देख लिया था कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है। एक कॉमन यूनिट का काम करता है मनी, मतलब अगर आप 1 रुपए की वैल्यू के लिए कोई सामान खरीदते हो तो आप 1 रुपए की वैल्यू का सोना आपको जितना मिलेगा और 1 रुपए की वैल्यू का आपको कॉटन भी उतना ही मिलेगा। उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर अमाउंट आपको कितना उसका एक्सचेंज वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो कॉमन मेजर रहेगा वो यूनिट ऑफ वैल्यू रहेगा। क्लियर? यस मैम।
नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। कई बार क्या किया जाता है, डेफर्ड पेमेंट्स जहां पे आप बाद में पेमेंट करते हो, कुछ फ्यूचर के लिए पेमेंट्स किए जाते हैं। इसके अलावा स्टोर ऑफ वैल्यू किया जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू किया जाता है जिसमें आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। आफ्टर दैट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू रहता है, ठीक है, मतलब आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, एक इंसान के पास से दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर? Yes, ma'am. इसका जो पीडीएफ है इस पूरे चैप्टर का वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप लोग उसको पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट देन कंटिंजेंट फंक्शन। सो द बेसिस ऑफ क्रेडिट, फर्स्ट वन, मतलब क्रेडिट हो सकता है ये, कभी भी आप अगर फ्यूचर टर्म्स के लिए अगर कुछ सामान लेते हो तो आप चेक के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हो, आप डिक्लेयर कर सकते हो कि आप इसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके साथ ही लिक्विडिटी है, मतलब जैसे आप इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। मान लो आपके पास एक प्लॉट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू तो है लेकिन आप उसको क्या नहीं कर सकते, कहीं पे और कैरी नहीं कर सकते। हेलो, दिए जाएंगे एकोनो ना। हेलो, Yes, ma'am. इज इट कनेक्टेड? Yes, ma'am. यस मैम। मैम आवाज रुक जा रही है आपकी। अभी आ रही है हाँ आवाज? मैम, आवाज। Yes, हाँ ma'am. अभी आ आ रही रही है है। मैम, अभी आ रही है। Yes. सो लिक्विडिटी का मतलब है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक क्या किया जा सकता है, पर किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन आप उसको बेच के अगर आपको दूसरी किसी सिटी में जरूरत है, आप क्या कर सकते हो, इजीली अपने लिक्विड फंड को ले जा सकते हो। ओके, इसके बाद आता है बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। किसका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योर माइक्स। बेटा आप लोग ऐसी जगह पे बैठा कीजिए जहां पे आपके पूरे डिस्टरबेंस कोई भी ना करे घर में। ओके, मैम नाउ ऐसी जगह पे ही बैठे हैं। बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म है जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कैसे प्राइस डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। तो ये प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर लीड करता है। इसके बाद है नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट इसके थ्रू मिलता है जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं होता था, जहां पे एक सामान के बदले में दूसरे सामान को एक्सचेंज किया जाता था। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को भी पता है कि अगर वो इतने रुपए पे कर रहा है तो उसके वैल्यू में उसे कितना सामान मिलना चाहिए। कई बार बार्टर सिस्टम में ये सेटिस्फेक्शन वाली चीज भी मिसिंग रहती थी। ओके, नेक्स्ट वन, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसका एक बेस होता है मनी। मनी के बेसिस पे आप इजीली क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इनकम को। अदरवाइज इसके अलावा इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफिकल्ट होगा अगर आप इसका काइंड के तौर पे देखेंगे। आफ्टर दैट बार्टर एक्सचेंज, रादर इसको अब सिलेबस में काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी बार्टर एक्सचेंज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। So it implies the direct exchange of goods for goods without the use of money. Without money के हम कैसे एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को ले सकते हैं, वही है बार्टर एक्सचेंज। ओके, लेकिन इसकी बहुत सारी डिफिकल्टीज थी जिसकी वजह से क्या हुआ था, मनी का इवोल्यूशन हुआ था, मतलब मनी का इवोल्यूशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था मनी। उसके उसको लाने के पीछे एक बड़ा रीजन था जो डिफिकल्टीज हमें बार्टर एक्सचेंज में फेस करनी पड़ती थी। पहला था लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, एक कॉमन मेजर नहीं मिल पाता था कभी भी आप जब एक्सचेंज करने जाते थे। मान लीजिए आपके पास एक गाय है और अगर आपको उसके बदले में चावल चाहिए या गेहूं चाहिए तो आप किस हिसाब से एक गाय के बदले में चावल या गेहूं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। हमेशा डबल कोइंसिडेंस का मतलब है मेरे पास अगर गाय है और सामने वाले के पास अगर गेहूं है तो उसे भी गाय चाहिए होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या करेगा, बदले में मुझे गेहूं देगा गाय के बदले में, ठीक है। इसलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना जरूरी है।
कई बार ये नहीं हो पाने की वजह से भी प्रॉब्लम होती थी। आफ्टर दैट लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, कई बार कुछ डेफर्ड पेमेंट्स के लिए या स्टैंडर्ड्स के लिए ये यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो यूनिट होता था वो मेजर जो हो सकता था वो इक्वल नहीं हो पाता था। ओके, इसके साथ ही स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं करके रख सकते थे आप मनी को, जैसे हम बैंक्स में डिपॉजिट करके रख सकते हैं, सालों साल के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप कोई भी सामान को लेते हो तो उसको एक पर्टिकुलर उसका जो शेल्फ लाइफ रहता है उसके हिसाब से आपको उसको यूज कर लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अभी जैसे मैंने गाय का एग्जांपल दिया था कि अगर आप क्या करते हो, उसे एक्सचेंज करने जाते हो, आपको एक गाय के बदले में आप सिर्फ चावल ला सकते हो या गेहूं ला सकते हो, आप उसके अलावा नमक, तेल, शक्कर, जो भी आपकी जरूरत का सामान है उसको नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके पास मनी है उतने ही अमाउंट का, मतलब एक गाय की कीमत है, तो आपको जितनी अलग अलग चीजों में उसको डिवाइड करना है उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। आप अगर किसी से कोई सर्विसेज ले रहे हो तो उसके बदले में आप क्या दोगे? हर वक्त तो आपको कुछ काइंड में उसको देना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए सर्विसेज के बदले में भी एक्सचेंज करने में ये डिफिकल्टी होती थी। तो इन सारी चीजों की वजह से ही बार्टर सिस्टम जो या बार्टर एक्सचेंज था धीरे धीरे बंद हो गया। ओके, नाउ यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी से आप क्या समझते हैं? देखो, इकोनॉमी में जितना भी पैसा है, ठीक है, वही होता है सप्लाई ऑफ मनी, लेकिन ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, उसको समझ लीजिए। टोटल स्टॉक ऑफ मनी, इसमें आ जाएंगे करेंसी, नोट्स, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। ओके, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक क्या है? बैंक के पास जो भी आपने पैसे, जो भी कंज्यूमर है, जो भी कंट्रीमैन है, उन्होंने जो भी पैसे डिपॉजिट करके रखे हैं वो हो जाता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। अच्छा, इसे डिमांड डिपॉजिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने डिपॉजिट तो किया है, लेकिन अगर आप उसकी डिमांड करते हो, आपको जरूरत पड़ती है, तो आप उस अपने पैसे को वहां से वापस ले सकते हो। ओके, सो इन सर्कुलेशन आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो सर्कुलेशन में चलते रहता है, मतलब मनी तो आपको पता है ना, आपके पास आया, आपके पास से किसी दूसरे के पास जाएगा, किसी दूसरे के पास से किसी तीसरे के पास जाएगा, उसके पास से चौथे के पास जाएगा, और फिर घूम फिर के वो मनी रोटेट होता रहता है इकोनॉमी में। ठीक है, सो जितना भी मनी स्टॉक है, टोटल स्टॉक है मनी का, जिसमें करेंसी, नोट्स, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स बैंक के है, वो सब सर्कुलेशन में रहेंगे बाय द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, लोग जितना भी पैसा खर्चा कर रहे हैं वही क्या रहेगा? सप्लाई ऑफ मनी रहेगा। सो सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड कैश बैलेंस हेल्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें हमने कभी भी गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं किया। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ लिया है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक का पैसा वो है मनी सप्लाई, लेकिन जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है, उनके खजाने में जो रखा हुआ है, उसको हम ऐड नहीं करेंगे सप्लाई ऑफ मनी में। ओके, एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री एंड stock of money held by banking system of country as they are not in actual circulation of the country। और इसके अलावा जो मनी बैंकिंग सिस्टम के पास एक सिक्योरिटी के तौर पे रखा हुआ है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, एज दे आर नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ द कंट्री, उसको भी हम क्या नहीं कहेंगे? सप्लाई ऑफ मनी में काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी में सिर्फ 3 चीजें होंगी, करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, जो कि किसके पास है? पब्लिक, किसी भी कंट्री की पब्लिक के पास है और वो सर्कुलेशन में है, तो वो क्या हो जाती है? सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर? इसमें ना तो बैंक्स का जो उनके पास स्टॉक ऑफ मनी है वो इंक्लूड होगा, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा इंक्लूड होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? इज इट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। हमें ये तो पता चल गया कि मनी सप्लाई में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन उसका मेजरमेंट करने की भी तो जरूरत है ना। तो मेजरमेंट करने के लिए हम बेसिकली एक तरीके को यूज करते हैं, जहाँ पे हम लेते हैं करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक,
प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये दो ही चीजों को लेते हैं अभी जो हमने लास्ट उसमें देखा था। ठीक है, करेंसी ऑफ कॉइंस एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, यही देखा था। यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, मतलब पब्लिक के पास जो भी नोट्स है या जो भी कॉइन्स है वो, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, और इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी पैसा पब्लिक का रखा हुआ है वो हो जाता है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म आते हैं, यहाँ पे देखो आप, आपको दिख रहा है M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। और इसमें से M2 और M3 और M4 ये तीनों जो है ये आपके सिलेबस से अब हट चुका है, वरना इसकी भी डिटेल में आपको पढ़ाई करनी थी, लेकिन अब ये M2, M3 और M4 आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, M1। तो M1 में देखो यहाँ पे 3 इसके कंपोनेंट प्लस DD प्लस OD। ठीक है, C इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। ओके, जितना भी पब्लिक के पास क्या है, करेंसी या कॉइन्स, मतलब जितने भी नोट और सिक्के उनके हाथ में है, मतलब उनके घर में रखे हुए, उनके जेबों में है, वो हो जाएगा C। उसके बाद आ जाता है D, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंक्स। अब इसके अलावा जो उन्होंने पैसे अपने बैंक में रख के छोड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है OD, दैट इज अदर डिपॉजिट्स। इसके अलावा भी अगर उन्होंने कुछ डिपॉजिट करके रखा हुआ है, जैसे क्या हो सकती है अदर डिपॉजिट्स, कुछ बता सकते हो? इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज हो सकती है, उन्होंने अगर लोन दिया हुआ होगा किसी को, वो भी हो सकता है। तो ये अदर डिपॉजिट्स है। ओके, अब देखो M2, M3 और M4 को भी एक बार समझ लेंगे हम। M2 बहुत इजी है, हमने ये M1 पूरा उठा के ले लिया इसमें, मतलब इसमें C भी है, करेंसी और कॉइन्स भी है, इसमें डिमांड डिपॉजिट्स भी है और इसमें अदर डिपॉजिट्स भी है। इन तीनों के साथ हम जोड़ देंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस में जितने भी सेविंग्स चलते हैं ना, सेविंग डिपॉजिट्स, वहां पे भी उसको अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, बन जाएगा M2। क्लियर? अब M3 में हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स को नहीं लेंगे, हम वापस से M1 को लेंगे और इसके साथ टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स लेंगे। टाइम डिपॉजिट्स मतलब जो फिक्स डिपॉजिट्स रखे रहते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद मैच्योर होंगे, उन टाइम डिपॉजिट्स को जितने भी कमर्शियल बैंक्स के रहते हैं उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, और ये जो M4 का कॉन्सेप्ट रहता है, इसमें हमने क्या पूरा लिया है, M2 का जो कंपोनेंट था पोस्ट ऑफिस वाला, देखो उसको भी ले लिया है। डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट ऑफ NSC। NSC को अलग रखा जाता है। NSC नेशनल सेविंग स्कीम्स रहती है, सर्टिफिकेट रहती है, जिसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आप पैसे देके उसको पोस्ट ऑफिस से खरीद के रख सकते हो, तो NSC को अलग रखा जाता है। इसके अलावा क्या हो गया, M3 मतलब ये M1 को पूरा लिया हमने, इसके साथ ही टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स को लिया, और इसके साथ हमने तीसरी चीज क्या जोड़ दी, जो पोस्ट ऑफिस वाली थी। ठीक है, मतलब M2 के साथ ही हम टाइम डिपॉजिट्स को जोड़ देंगे तो हमारे पास M4 बन जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, सिर्फ M1 को लेके चलना है, दैट इज C प्लस DD प्लस OD। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार। ओके, मैं फिर से आप लोगों को मीटिंग का वो भेज रही हूँ। ओके, थोड़ी देर में, अभी है हमारे पास 9 मिनट्स के करीब है, तो जैसे ही ओवर होगा मैं दोबारा से आपको मीटिंग का लिंक सेंड करूंगी। ओके मैम। ओके, अभी यहाँ तक क्लियर है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई? Yes, ma'am. Now come to the next topic, that is banks. देखो, मनी में हमने यहाँ तक पढ़ा, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है, दैट इज मनी क्रिएशन। उसके बारे में भी आपको बताऊंगी मैं, लेकिन पहले आप किसको जान लो, बैंक्स के बारे में।
सो द बैंक्स, इसमें हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है, दो तरीके के बैंक्स होते हैं, एक कमर्शियल बैंक्स, दूसरा सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है? जो कोई बता गवर्नमेंट सकता है? चलाता है, जो गवर्नमेंट चलाता है, गवर्नमेंट के थ्रू वर्क करता है। ओके, गवर्नमेंट के थ्रू वर्क करता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है आरबीआई। इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक का Okay. मतलब होगा आरबीआई। ये होता है एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मतलब सबसे मेन इंस्टीट्यूशन रहता है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का किसी भी कंट्री में। हमारी कंट्री में ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, सो इट मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्या करती है? लोगों के भलाई के लिए जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज है, पैसों से संबंधित जो भी पॉलिसी स्कीम्स है, उसको बनाती है। इट मैनेजेस, सुपरवाइजेस एंड फैसिलिटेट्स द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये मैनेज करती है सारे बैंक्स को, सुपरवाइज करती है, मतलब उन पे नजर रखती है कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, और उनको फैसिलिटेट करती है, मतलब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो भी एक बैंकिंग सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो एक कंट्री में सबसे मेन हो गया सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो हमारी कंट्री में है आरबीआई। आप जब भी इस चैप्टर में सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे तो उसका मतलब है, आप समझ जाइएगा हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। Okay. ओके, Yes. इसके बाद आता है कमर्शियल बैंक्स। देखो, आरबीआई के अंडर में रहती है कमर्शियल बैंक्स। सबसे हेड क्या हो गई? एपेक्स बॉडी हो गई सेंट्रल बैंक, जो कि है आरबीआई, और उसके अंदर आते हैं सारे कमर्शियल बैंक्स जहां पे हम अपने पैसे, मतलब पब्लिक जाके अपना पैसा रख सकती है। इसमें कौन कौन से बैंक्स आ जाएंगे? एसबीआई, देन पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, जितने भी बैंक्स है, कमर्शियल बैंक जहां पे हम जाके क्या कर सकते हैं? अपने पैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये कहलाएगा कमर्शियल बैंक्स। ओके, Yes. क्लियर है? कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल institutions who accepts deposits from the public and provide loan facility for investment with the aim of earning profit. ठीक है, तो ये क्या करती है? लोगों से पैसे लेके उसको डिपॉजिट करती है और लोगों को लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब अपने व्यापार को या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के लोन्स प्रोवाइड करती है। और इसका एम क्या रहता है? अर्निंग प्रॉफिट। इसका मेन एम रहता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो उसको रन करने में दिक्कत आएगी। क्लियर यहाँ तक? कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ओके, इसके बाद टॉपिक आता है कमर्शियल बैंक्स। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, सबसे पहला काम ये क्या करती है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। जितने भी पब्लिक आके अपना पैसा यहाँ पे रखना चाहते हैं कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक उसको अपने पास रखती है। इसके बाद वो एडवांस करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। कई बार क्या करती है? बैंक्स डिमांड डिपॉजिट या डिमांड ड्राफ्ट प्रोवाइड करती है, मतलब बिल के हिसाब से क्या करती है? एक्सचेंज का प्रॉमिस करती है, जिसमें चेक्स भी आएंगे। ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, ये हो गए इसके प्राइमरी फंक्शंस कमर्शियल बैंक के। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस, जो कि एजेंसी फंक्शंस। इसके भी दो पॉइंट्स है। पहला है एजेंसी फंक्शंस। इसमें देखो, पहला है ट्रांसफर ऑफ फंड, मतलब आप एक बैंक अकाउंट से क्या कर सकते हो? पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में, या एक पर्टिकुलर बैंक से दूसरे किसी बैंक के ब्रांच में भी डाल सकते हो, या पर्टिकुलर बैंक के ब्रांच में आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। देन कलेक्शन ऑफ फंड्स, आप क्या कर सकते हो? वहां पे अपने फंड्स को कलेक्ट करवा सकते हो, जमा करवा सकते हो। Then purchase and sale of shares and securities on behalf of the customers. बहुत से बैंक के देखना आप, शेयर्स और सिक्योरिटीज क्या होती है? शेयर मार्केट में बिकती है। ठीक है, तो ये परचेज एंड सेल करती है अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का कस्टमर्स के बिहाफ पे। ठीक है, और इसी के हिसाब से हम कहते हैं कि इस बैंक का शेयर अगर ज्यादा अच्छे पे दाम पे चल रहा है, मतलब ये बैंक की पोजीशन अच्छी है।
इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। जो बैंक को प्रॉफिट होता है उसको वो क्या करती है, कलेक्ट करती है, इंटरेस्ट लेती है, मतलब जो लोन प्रोवाइड किया उसके बदले में इंटरेस्ट लिया, और डिविडेंड मतलब जो उसको फायदा या बेनिफिट हुआ उसको भी लेती है। आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ बिल्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। बिल्स का पेमेंट करती है, इंश्योरेंस प्रीमियम का करती है कस्टमर्स के बिहाफ पे। आपको पता है फीस जो होती है वो बैंक से डायरेक्टली क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है, आपको खुद जाके कहीं पे जमा नहीं करना पड़ता है ना। आप अगर ऐसे सिस्टम को अपने बैंकिंग में उसमें फैसिलिटी में फैसिलिटेट कर लेते हैं तो आपके ये सारे काम वहां से कंप्लीट हो जाते हैं। आफ्टर दैट एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर ऑफ ट्रस्टी ऑफ विल, ठीक है, ये आपके एक ट्रस्टी का काम करता है, मतलब अगर आपने वहां पे पैसे रखे हैं तो वो एक ट्रस्ट या विल का शो करता है। नेक्स्ट, एक्टिंग एज correspondent and representative of customer and provide letter of credit to the customer। आपको कहीं से भी अगर लोन लेना है या आपको कुछ खरीदना है, ठीक है, आपसे सबसे पहले चेक किया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आप एक कैसे कस्टमर है। तो इस हिसाब से क्या करता है वो कस्टमर को क्रेडिट करने के लिए भी लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है, मतलब बैंक गारंटी लेता है तभी जाके क्या होता है, क्या किया जाता है, लोन मिलता है। हाँ, लोन मिलता है उसको खरीदने के लिए। ओके, तो ये हो गए सारे इसके सेकेंडरी फंक्शन, जिसका ये पहला था एजेंसी फंक्शंस, ठीक है। Yes, ma'am. आफ्टर दैट सेकेंडरी फंक्शन का ये दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। इसमें है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो, आप फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो भी फॉरेन की करेंसीज है उसको क्या कर सकते हो, वहां पे जाके एक्सचेंज कराते हो, तो मतलब वो परचेस भी करती है और सेल भी करती है। आप जाके वहां पे क्या कर सकते हो, बहुत से कमर्शियल बैंक से फॉरेन मनी को चेंज करवा सकते हो। इंश्योरेंस ऑफ ट्रैवलर्स चेक, आप मान लो एक्सक्यूज मी, कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको ट्रैवलर्स चेक की जरूरत है, तो आपको प्रोवाइड करती है ट्रैवलर्स चेक, मतलब जो आप पर्टिकुलर जिस कंट्री में जा रहे हो आप वहां पे उसको यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स इन लॉकर्स। आपको पता है कि बैंक्स लॉकर प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप जाके अपने ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, सेफ कस्टडी में वहां पे रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट रहता है अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। कई बार आप क्या करते हो, अपने सिक्योरिटीज को बैंक के पास रख के उससे लोन ले सकते हो, तो वो सिक्योरिटीज को लेके आपको अंडर राइटिंग में क्या प्रोवाइड कर देती है, जो भी आपको पैसे की जरूरत है वो आपको बैंक प्रोवाइड कर देता है। ओके, ये हो गए सेकेंडरी फंक्शंस। अब कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये क्या क्या इसके फंक्शंस है ये आपको पता होना चाहिए। ओके Yes, ma'am. ओके, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चालू हो रहा है टॉपिक, दैट इज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ये मीटिंग अभी ओवर होने वाला है, तो मैं अभी इसको 1 मिनट है तो मैं इसको बंद कर रही हूँ, मैं फिर से आपको मीटिंग आईडी सेंड कर रही हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am.